मोसाद इतनी पुख्ता इनकी इंटेलिजेंस थी, लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि मोसाद भी चकमा खा गया। उनको खबर न थी कि इतने धीरे धीरे ये इराक में, ओमान में, चीन में ये सब इतनी गहरी साजिश हो जाएगी कि लोग मिल जाएंगे और वाकई में एक अग्रीमेंट साइन कर देंगे। ये बहुत बड़ा तमगा है चीन के माथे पर। यूक्रेन के बाद जो निजाम दुनिया है वो यूनिपोलर तो यकीनन नहीं है, लेकिन मल्टीपोलर शायद हो गया है। चीन ने ईरान को और सऊदी अरेबिया को और उसमें बीच में ओमान और इराक, जहां के अमेरिकी फौजें मौजूद हैं, वहां इन लोगों ने मिलके ये समझौता कर दिया। अब इसके मानी क्या है? इसके मानी ये हैं कि जब से ईरानियन रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, तब तक वो बिल्कुल एक अपने मरकज पे खड़े रहे हैं। वो मरकज क्या था कि देखिए, हम ये जो फलस्तीनियों का मामला है इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये ज्यादती हो रही है, उनकी जमीनें आपने हड़प कर ली हैं, उनको उनके हक में है। ये दुश्मनी जो ईरान से है उसका सबसे बड़ा बेसिस यही है कि ईरान अपनी इस हिट को, अपनी इस कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ता कि हमारा सबसे बड़ा मरकज है अल-कुद्स और ये फलस्तीनियों का इशू। तो अगर ये नहीं तय होगा, हमारी दोस्ती सवाल ही नहीं उठता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब के साथ हैं। उनसे आज एक बहुत बड़ी खबर के बारे में पूछना है। वो ये कि जैसा कि आप कल हमारी खबर देख चुके हैं, ईरान और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात फिर से बहाल होने, सिक्योरिटी के सिलसिले में और अपने जो पहले के एग्रीमेंट थे उन सबको बहाल करने का फैसला किया गया है। और इसमें मदद की है चीन ने, जो अभी पिछले दिनों ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी चीन गए थे, उसके बाद इसमें तेजी आई। इससे पहले इराक और ओमान ने भी बिचौलिए का रोल अदा किया था। इन तीनों मुल्कों का ईरान और सऊदी अरब ने शुक्रिया अदा किया है। आखिर क्या कुछ है और इस पर अमेरिका और इजराइल में क्या रिएक्शन है? वहां बेचैनी की खबरें हैं, वो आपको कुछ हद तक आपको अब तक बता दी जा चुकी हैं, लेकिन अब सईद नकवी साहब से समझेंगे कि आखिर ये रिएक्शन क्या हो रहा है। नकवी साहब अब से पहले पिछले साल फरवरी में जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, उसके बाद वो बार बार अपनी बात ये दोहराते रहे हैं कि दुनिया की पॉलिटिक्स में, सियासत में बड़ी तब्दीली आ रही है। ताकत का मरकज वेस्ट से खिसक कर ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब चीन ने यह काम कराया है सऊदी अरब और ईरान को नजदीक लाने का। क्या कुछ है ये समझते हैं नकवी साहब से। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये बहुत बड़ी खबर है। शायद दुनिया भर की राजधानियों में इस पर चर्चा हो रही होगी, बातचीत हो रही होगी। नए हालात में कैसे कौन किसके साथ जाए, कैसे एडजस्ट करे, क्या कुछ है आपकी नजर में? देखिए, इंटरनेशनल अफेयर्स में एक चीज है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर अक्सर शराफत से उसका तजाद होता है, यानी उसमें कोई शराफत, बैलेंस ऑफ पावर देखी जाती है। तो इस वक्त इसराइल के अंदर लोग मातम की सिचुएशन इसलिए है कि दो मुस्लिम ममालिक मिल रहे हैं। अब बताइए, यानी लेकिन ये बैलेंस ऑफ पावर के पैमाने में ये चीज उतरती है कि साहब हम इसलिए नाराज हैं, इसलिए नाला हैं, इसलिए आपस में हम आपस में भिड़े हुए हैं
कि आपने ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया कि दो लोगों में दोस्ती हो रही है। यानी आमतौर से दुनिया में हमारे पैगंबरों ने, हमारे सूरमाओं ने बताया कि भाई दोस्ती करो, और यहां यह है कि साहब दोस्ती हो रही है तो एक मातम की सूरत है। अच्छा, ये सिलसिला काज़मी साहब तब से शुरू हो चुका था। इसके नशे व फराज, इसके उतार चढ़ाव पे एक दफा नजर डाल ले कि हुआ क्या। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। एक बाइपोलैरिटी आ गई इस्लामिक दुनिया में। लोगों ने ये देखा, इस्लामिक रेवोल्यूशन ने ये नहीं कहा कि भाई एक इस्लामिक रेवोल्यूशन है, लेकिन दुनिया में ये होगा कि लो एक बाइपोलैरिटी होगा, आ गई, एक रियाद है और एक तेहरान है। इत्तेफाक की बात है कि उसी तारीखों में जबकि रेवोल्यूशन आया, मक्का की मस्जिद पे उन लोगों ने हमला करके उस पे ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि एक शाख समझी जा सकती है अखवानुल मुस्लिमीन की, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड का एक एक्सट्रीम विंग, जो कि ये कह रहे थे कि बादशाहत और इस्लाम में तजाद है। ये बादशाहत सऊदी अरेबिया में कैसे है, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने ऑक्यूपाई कर ली मस्जिद, इनको, इनका यहाँ कोई हक नहीं बनता। अब बड़े मजे की बात है, बता चुका हूं आपको, सऊदी अरेबिया के पास उन दिनों में इतनी सहूलियतें मिलिटरीली नहीं थी कि वो इन लोगों को निकाल सके। लिहाजा फ्रांस से लोग आए, अमेरिका से लोग आए, फौजी आए। अब ये मुश्किल ये हुई कि आप मक्के के अंदर ही नहीं जा सकते अगर आप मुसलमान ना हो। तो साहब बाकायदा, यानी देखिए बैलेंस ऑफ पावर भी क्या चीज है, यानी ये कि बाकायदा उन लोगों से कलमा पढ़ाया गया, और वो गोया कुछ दिनों के लिए मुसलमान होके अंदर दाखिल हुई ये फौजें, और उनको खाली कराया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी जो यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं नागालैंड में मसलन, वो बड़े दिलचस्प हैं। यानी नागालैंड में एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी जो कि जीत रही, लेकिन वो कैंपेन क्या कर रही है, वो कैंपेन कर रही है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, यानी यीशु मसीह की दुहाई हो, ये इसके ऊपर उनका कैंपेन हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि बैलेंस ऑफ पावर और सियासत में कोई कंसिस्टेंसी और कोई शराफत की तलाश जो है, वो गोया तो आपको एक सुई ढूंढना है कि बहुत बड़े जखीरे में, तो वो ना होगा। अब क्या हुआ था वाज़ ने, लेकिन ये दो कुव्वतें, इनको फरोग दिया गया, इनके डिवीजन को, क्योंकि वेस्ट उन दिनों में बरसर इख्तियार था, उन दिनों में बाइपोलैरिटी का सवाल ही नहीं था। उस वक्त ये था कि भाई वेस्ट की, रेगन का जमाना था अमेरिका में, तो ये था कि साहब अब हम हैं, और ये जो हमारे दुश्मन हैं इन्होंने हमारे शाह को ईरान से हटा दिया और ये आ गए, तो एक इनके खिलाफ और सऊदी अरेबिया के हक में एक बाइपोलैरिटी पैट्रोनाइज करने लगा वेस्ट। ये चल रहा। यहां तक बात आई कि इनकी और इनके एब्राहम अकॉर्ड आ गए कि भैया इनको इनसे मिलवा दो। ये सूरत हालत तब थी जबकि वो जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनी थी, यूनिपोलर वर्ल्ड कब थी, जबकि सोवियत यूनियन गिरा। जब गिरा तो एक ही पावर रह गई थी, वो थी अमेरिका। तो एक यूनिपोलर मूवमेंट था, उसमें एक लोग ये समझे कि अब सारी दुनिया हमने कॉन्कर कर ली है। यूनिपोलर मूवमेंट खत्म हो चुका था, जबकि ये हुआ कि इनको सऊदी अरेबिया को और इसराइल को मिला दिया जाए, तमाम जीसीसी कंट्रीज को मिला दिया जाए, एब्राहमिक अकॉर्ड। एब्राहमिक अकॉर्ड का क्या मतलब है कि ये सब दरअसल हमारे पैगंबर हजरत इब्राहिम की औलादे हैं, लिहाजा ये लड़ जो रही मिल जाए, ये था। अब उस बीच में यूक्रेन की लड़ाई हो गई। यूक्रेन की लड़ाई में भी सवाल ये उठ गया कि भाई अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो दुनिया अभी तक तो
एक ही पावर थी। अब ये है कि दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, आपकी अब उतनी नहीं चलेगी जितनी की औरों की चलती है। लिहाजा लोगों ने, जैसे कम्मार खाने में लोग अपनी बेड्स अलग अलग रखते हैं, कुछ इधर रख दी कुछ उधर रख दी, ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मालूम हो गया है कि ये एक यूक्रेन के बाद जो निजाम दुनिया है वो यूनिपोलर तो यकीनन नहीं है, लेकिन मल्टीपोलर शायद हो गया है। अब उसकी अलामत क्या है? उसकी अलामत यह है कि चीन, जिसको कि वेस्ट अपना सबसे आईन दुश्मन समझता है, अब कहते हैं कॉम्पिटिटर कि इनसे हमारा कंपटीशन है, लेकिन दरअसल यह है कि किसी हद तक दुश्मनी। तो चीन ने ईरान को और सऊदी अरेबिया को और उसमें बीच में ओमान और इराक, जहां के अमेरिकी फौजें मौजूद हैं, वहां इन लोगों ने मिलकर यह समझौता कर दिया। अब इसके मानी क्या है? इसके मानी ये हैं कि जब से ईरानियन रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, तब तक वो बिल्कुल एक अपने मरकज पे खड़े रहे हैं। वो मरकज क्या था कि देखिए, हम ये जो फलस्तीनियों का मामला है, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये ज्यादती हो रही है, उनकी जमीनें आपने हड़प कर ली हैं, उनको उनके हक में है। ये दुश्मनी जो ईरान से है, उसका सबसे बड़ा बेसिस यही है कि ईरान अपनी इस हिट को, अपनी इस कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ता कि हमारा सबसे बड़ा मरकज है अल-कुद्स और ये फलस्तीनियों का इशू। तो अगर ये नहीं तय होगा, हमारी दोस्ती सवाल ही नहीं उठता है इजराइल। और उस ये बात बढ़ती गई। इधर किसिंजर ने और ब्रेजेंस्की ने और जितने बड़े बड़े वहां के थिंकर्स हैं और जितने भी अखबारों में आप देखिए, ये हुआ कि साहब, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा मिला है सऊदी अरेबिया को और अमेरिका को और इजराइल को। वो ये है कि एक शिया आर्क बन गया है। यानी अब ये शिया दुनिया जो है, जिसमें हसन नसरुल्लाह भी हैं, जिसमें ईरान भी है, जिसमें हजबल शादी वगैरह इस किस्म के ग्रुप्स हैं, जिसमें हूती हैं यमन के, और अलवी हैं सीरिया के। तो गोया एक शिया ग्रुप बन गया है, और इस शिया एक्सिस को, ये झगड़ा है शिया, किसिंजर ने कहा ये कि अब पैलेस्टीनियन इशू नहीं रहा, वो तय हो गया है। झगड़ा बुनियादी है शिया और सुन्नी का, ईरान, अजम और अरब का। झगड़ा बुनियादी है शिया का, सुन्नी का। अच्छा नकवी साहब, जो खास मैं अब जो समझना चाहता हूं, चूंकि बहरहाल सोशल मीडिया पे कुछ लिमिटेशंस हैं और आपसे आज कई बातें करनी है इसी सिलसिले में, वो ये कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में मुसलसल जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि वेस्टर्न मीडिया ने, वेस्टर्न सरकारों ने सऊदी अरब को सुन्नियों का लीडर और ईरान को शियों का लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया, इसके बाद अब क्या होगा जब ये दोनों मुल्क न सिर्फ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात रिज्यूम कर रहे हैं, बल्कि सिक्योरिटी इश्यूज पर बाकायदा कोऑपरेशन, हत्ता के कल्चर, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, यूथ अफेयर्स, इन सारी चीजों के बारे में जो अब से पहले उनके एग्रीमेंट्स थे, उनको बहाल करने की बात कर रहे हैं, और आपस में एक दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में दखल ना दें, इस बात के लिए भी दोनों ने वादा किया है। तो ये तो बहुत ही गहरे ताल्लुकात होते नजर आ रहे हैं। अब इसका असर मिडिल ईस्ट पे सबसे पहले तो ये होगा कि अमेरिका की, देखिए, क्या एक पावर रिसीड कर रही है, और वो रिसीडिंग पावर जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके साथ नक्की कर लीजिए पूरे वेस्ट को, पूरा वेस्ट इसके ऊपर कहा कि भाई हमारी दोस्ती सऊदी से भी है, हमारी दोस्ती
इसराइल से भी है और हमने ईरान को आइसोलेट कर दिया है। और उसमें बाकायदा जंग लड़ी गई भाई साहब। ये अभी सऊदी अरेबिया के किंग अब्दुल्ला जब अस्पताल से निकल के आए 2011 में, तो उन्होंने देखा कि जैनुल आबदीन हमारे इसके वो गायब हैं, ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट, ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट गायब, और जनाब इनके अजीज तरीन दोस्त होस्नी मुबारक यहां से कहा, उसने कहा कि ये क्या हो रहा है। उसने अमेरिका से कहा कि स्नेक कट द हेड ऑफ द स्नेक, सांप के सर को काट दो। और सांप कौन था? ईरान उनकी नजर में। और उन्होंने कहा कि अब कोई शेखडम, कोई किंगडम गिरेगी नहीं। और ये बनाई गई तंजीम तब के सीरिया वाले मामले को फरोग दिया जाए, और फिर वही शियार कि सीरिया को मारो, उसके बाद फिर ये हसन नसरुल्लाह को पकड़ो, उसके बाद फिर जितना भी है ईरान तक पहुंचो। इनको अगर मान लिया तो अगला ईरान है, हम ईरान तक पहुंच जाएंगे। हाँ, तो अब क्या इसके नतीजे में ईरान मजबूत होगा, या सऊदी अरब के रास्ते से अमेरिका या इजराइल ईरान को कनेक्ट इसमें करेगा? हिमाकत होगी, इसमें तंग नजरी होगी अगर स्कोरिंग पॉइंट्स निकाले जाएं कि कौन ऊपर कौन नीचे। ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, और इसको हम एक इस्लामिक अम्ब्रेला में, कि हम दो मुस्लिम ममालिक हैं, हम अपने तफरीके जो हैं उनको अलग रख रहे हैं। हम ये रख रहे हैं कि हम दो एक ही काबे की तरफ नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, हम आपस में दोस्ती चाहते हैं, और हम ये नहीं चाहते, और हम झगड़े नहीं चाहते। तो अब इसलिए अगर चीन ने हमारे बीच में समझौता कराया है तो चीन की दुहाई है। अच्छा, इसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसमें एक पैराग्राफ काफी अहम है, जिसमें बताया गया है कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पड़ोसी मुल्कों के बीच अच्छे ताल्लुकात के उसूलों पर, और ईरान और सऊदी अरब के तमाम इख्तलाफी मामलात को हल करने की दिलचस्पी, और मुस्लिम बिरादराना यानी वो फ्रेटर्निटी, और यूनाइटेड नेशंस और जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक कंट्रीज की, उसके उसूलों की बुनियाद पर दोनों मुल्कों ने नजदीकी ताल्लुकात कायम करने का फैसला लिया है। तो ये बहुत ही अहम एक हिस्सा है जिसको मैं महसूस कर रहा हूं। इसको आप थोड़ा सा कुछ इलेबोरेट कर सकते हैं? चीन पड़ोसी मुल्कों के बीच ताल्लुकात अच्छे हों, ये और अमेरिका पड़ोसी मुल्कों के ताल्लुकात खराब रहने चाहिए, ये दो चीजें बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। वो क्या है? अभी हाल ही में बेनेट नफ्ताली, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जिन्होंने कहा कि ये बहुत प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने तकरीबन यूक्रेन और रशिया के लीडरान को मिला लिया था कि किसी किस्म का पीस प्रोसेस शुरू हो। उनका स्टेटमेंट है कि अमेरिका और इंग्लैंड, लंदन और वॉशिंगटन इस पीस प्रोसेस के खिलाफ थे, लिहाजा वो ड्रॉप कर दिया गया। लफ्ज उन्होंने यूज किया था कपर्ड, यानी अंडरमाइन, उसको उन्होंने अंडरमाइन कर दिया इस प्रोजेक्ट को। तो एक अजीब और गरीब खलफिशार में है दुनिया हमारे लिए। हम जो हैं, हमने अभी यूक्रेन के बाद एक न्यूट्रलिटी इख्तियार की है। न्यूट्रलिटी क्या इख्तियार की है? वो ये कि हम रूस के खिलाफ जो लाइनअप बना रहा था वेस्ट, उसमें हम नहीं, हमने यूनाइटेड नेशंस में कई वोट्स दिए हैं जो कि उन इस दायरे में वेस्ट के साथ नहीं है। लेकिन यहां अभी हाल में G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उसमें तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स आए। जापान का फॉरेन मिनिस्टर नहीं आया, उससे नीचे का। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई, दूसरे दिन 3 तारीख को जापान के फॉरेन मिनिस्टर भी नमूदार हो गए
और यहाँ 4 क्वाड की मीटिंग हो गई, यानी हिंदुस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी एंटनी ब्लिंकन, इन सब की मीटिंग हो गई। अब क्या है कि हम एक तरफ तो अमेरिका से खिंच रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका हमें इसमें डाले हुए है कि हमारे डिफरेंसेस हैं चीन से। चीन एक उभरती हुई कुव्वत है, उसका एग्जाम्पल और उदाहरण आपने ये देख लिया कि उसका असरात यहां तक हैं कि वो ईरान और सऊदी अरेबिया, जो कि सऊदी अरेबिया तो इतना करीब था अमेरिका के कि जितना ईरान भी, ये इजराइल भी नहीं था, उनको मिला के एक जगह वो लेके आ गया है। अब हिंदुस्तान के लिए उसके अपने मसाइल हैं चीन के साथ, जिनका की बेसिस 1962 की जंग में है, उसके बाद बॉर्डर का इशू है। अब उसमें प्रेशर पड़ेगा कि आप इसको किसी तरह से रिजॉल्व कीजिए। दूसरी बात एक और आई है कि अमेरिकन स्पोक्समैन ने यह कहा है कि अमेरिका हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामलात में वो चाहता है कि लोग बातें शुरू करें। अब देखिए, इधर चीन ने एक स्कोर कर दिया, अब उधर दूसरा खेल उन्होंने खोल दिया, लेकिन चीन के बहुत करीब पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान से, चीन से और पाकिस्तान से, दोनों से हमारी रकाबत है। तो एक इंटरेस्टिंग खेल बन रहा है जिसमें कि थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई देगा। ये एक जगह शायद इस मौके पर मोदी जी की तरफ से चीन का नाम ना लिया जाना कुछ फायदेमंद साबित हो जाए। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा है कि हमारे सबसे कारामद रिश्ता जो है वो किसी हद तक नेगेटिव रिश्ता है चीन से, क्योंकि चीन से हमारी रकाबत है और अमेरिका चीन को एनसर्कल करना चाहता है, और वो हमको बहुत बड़ा मुल्क देखता है, जो कि हम हैं, यानी चीन के मुकाबले में अगर कोई है तो हम हैं। तो वो ये जो है इसकी वजह से, क्योंकि चीन से हमारे डिफरेंसेस हैं, इसलिए भाई हिंदुस्तान को अपने शिकंजे में, अपने गले से लगाए रखो, ये कहीं इधर उधर न चला जाए। लेकिन ये मुझे दिखाई दे रहा है कि एक कोई न कोई शिगाव, देखिए पीस को रोकना जो है वो मुश्किल चीज दिखाई दे रही है इस वक्त, क्योंकि फिर अमेरिका का काम यही होगा कि हर जगह जाके वो शगुफे छोड़े और ये लड़ाइयां हों और टेररिज्म हो और ये हो वो। इसके लिए अब दुनिया इससे आजिज आ गई। अच्छा, एक खास बहुत ही अहम डेवलपमेंट ये है कि इस एग्रीमेंट से पहले ही इजराइल में जो शिद्दत पसंद सरकार है इस वक्त, वो जो कुछ अदालतों पर अपना शिकंजा कसने के लिए कानून ला रही है, उसके खिलाफ वहां बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और वो प्रोटेस्ट इस हद तक हुए कि इनको बेंजामिन नेतन्याहू को बिन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचने के लिए रास्ते बंद होने की वजह से प्रोटेस्टर्स के जरिए हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा। और अभी अभी जिस वक्त हमारी आपकी बात हो रही है, हम बात सैटरडे में कर रहे हैं, ये संडे रात को ये प्रोग्राम देखा जाएगा, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आए हैं मुल्क में। अभी तक वो इटली में है। अब से उससे पहले ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक दिन के लिए गए हैं, अभी तक वो वापस नहीं आए। तो ऐसी हालत में जब टकराव इस हद तक हो, जब अंदर से ये आवाजें आ रही हों कि अब हिजबुल्लाह के रॉकेट की जरूरत नहीं है तबाह करने के लिए, हम अंदर से टूट रहे हैं, वहां के प्रेसिडेंट ये कह रहे हों कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचने वाले हैं, फौरन चाहिए इनको बेंजामिन नेतन्याहू को ये कानून बनाने का मामला वापस लें, इस पर आगे ना बढ़ें। जब इजराइल में इस हद तक टकराव और अंदर से टूटने की बातें आ रही हैं, इस वक्त जो रिएक्शन इजराइल से है वो बहुत ही दिलचस्प है कि जो रूलिंग पार्टी है वो ये कह रही है कि अब से पहले जो आपकी हुकूमत थी उस जमाने में ईरान और सऊदी अरब की बातचीत शुरू हुई थी, और जो अब अपोजिशन में है नफ्ताली बेनेट, यायर लैपिड, वो कह रहे हैं कि ये इस सरकार की नाकामी है,
ये अंदरूनी मामलों में इसमें उलझ गई और ईरान का ये एग्रीमेंट हो गया। तो ये जो टकराव आपस में वहां इस पर हो रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम, उसे आप कैसे देख रहे हैं उसको हम यूं देखते हैं कि ये बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए, दुनिया में एक इंटेलिजेंस एजेंसी दो तीन थी। हैं? एक सबाक थी ईरान की, शाह ईरान की, अब वो न जाने उसका कितना बचा है। लेकिन हम्म, मोसाद, हम्म, ये यानी दूसरे बैरूनी मुल्कों में चिड़िया उड़ी, इनको खबर मिल जाती थी, हम्म, इतनी पुख्ता इनकी इंटेलिजेंस थी। लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि मोसाद भी चकमा खा गया। उनको खबर न थी कि इतने धीरे धीरे ये इराक में, ओमान में, चीन में ये सब इतनी इतनी गहरी साजिश हो जाएगी कि लोग मिल जाएंगे और वाकई में एक अग्रीमेंट साइन कर देंगे। ये बहुत बड़ा तमगा है चीन के माथे पर। अच्छा, चीन एक सिलसिलेवार, चीन की एक कॉमन बात यह है कि सऊदी अरब और ईरान से तेल खरीदने वाला ये सबसे बड़ा मुल्क है, यानी दोनों तरफ से टॉप इंपोर्टर है। दूसरी हमारा बात, भी हाँ वही हमारा, हाल, हमारा भी है। जी जी जी, हमारा भी। और उसके अलावा सऊदी अरब से ताल्लुकात बढ़ाए हैं। शी जिनपिंग खुद सऊदी अरब गए और मोहम्मद बिन सलमान कई बार मॉस्को जा चुके और कई लेवल पर मॉस्को और बीजिंग और रियाद और तेहरान, इन सब के बीच में जो डिप्लोमेसी हो रही है, इस सब के साथ साथ अमेरिका बहादुर का क्या होगा? जो अमेरिका बहादुर जो हर जगह पंगा लेने के लिए मशहूर हैं, और अभी 2 दिन पहले हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि वो इराक और अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट सब जगह उनकी साजिशें नाकाम हुई हैं। आप इसे कैसे, किस तरह से देखते हैं? अमेरिका का फ्यूचर क्या मिडिल? साजिशें नाकाम, बड़ी साजिश, यानी वियतनाम से लेके अभी तक जितनी भी जंगें हुई हैं मिडिल ईस्ट में, वो एक भी वो जीते नहीं, उनमें कहीं कामयाबी नहीं हासिल। लेकिन उनका उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज टेररिज्म को फरोग देना, यानी आप दूसरे मुल्कों को परेशान रखना, ये एक एक अलामत है, एक ये चीज उनके इंटेग्रल हो गई है उनके फॉरेन पॉलिसी की। इसके बारे में मैंने कई बार लिखा था। ओबामा के जमाने में तो बिल्कुल साफ हो गया था कि ओबामा ने ये कहा कि ये बगदादी वहां से यहाँ जो आ रहा था, बगदाद, बगदादी जब बगदाद आ रहा था तो तुमने उससे पूछा गया, तुमने उसको बॉम्ब क्यों नहीं कर दिया? तो उसने कहा कि हम अगर बॉम्ब करते तो ये मजबूत रहता, नूर अल मलकी, हम ये चाह रहे थे कि ये कमजोर हो। और मालूम क्या हुआ? यानी बगदादी और इस्लामिक स्टेट का फायदा उठाना चाह रहे थे प्रेसिडेंट ओबामा। तो ये चीजें आ गई हैं अब खुल के, कि अब इस किस्म की जो पहले ये था हिजाब रखते थे। अरे भाई, हमने लावरोव को, रशियन फॉरेन मिनिस्टर को, इससे ये क्रिस्टियान अबानपुर से कहते हुए सुना कि अब तो मेरे ख्याल, उन्होंने कहा कि क्या आप समझते हैं कि अमेरिका टेररिज्म में हिस्सा ले रहा है सीरिया में? कर लेगा, हमें अब यकीन नहीं रहा, हमें अब यकीन नहीं रहा। यानी खुल के तो नहीं कह सकता कि हम टेररिस्ट मुल्क हो गया है, लेकिन ये कहा। तो ये चीजें लेकिन 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 जो देखिए, जुस्तजू वाला, अमेरिका कमजोर हुआ है, हाँ, अमेरिका कमजोर हुआ है। वेस्टर्न और वेस्टर्न मीडिया, आप वेस्टर्न मीडिया को देख लीजिए। अब लोग वेस्ट वाले जो हैं वो वेस्टर्न मीडिया को सच समझ के खुश हो रहे हैं। अच्छा, वैसे भी और जो, वो ये देखना ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स इसके बारे में क्या लिखता है, चीन हाँ, और ये जो दोस्ती हुई है। देखना ये कि हिंदुस्तान के अखबार क्या लिखते हैं। जी 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 जी, जी, मैं एक बात, ये अभी देखना। मैं एक बात ये कह रहा था कि जो इन्वेस्टिगेटिव जहन होता है, जो जुस्तजू करता है, वो इस तरह से सोचता है कि किसी भी वाकये का फायदा किसको हुआ, यानी जिसको फायदा हुआ उसी का वो क्रिएशन हो सकता है।
तो ये जो बात आपने उसके बारे में कही, बगदादी के बारे में, कि अमेरिकन एजेंसियों ने ये कहा कि इसका ये फायदा होगा। अरे साहब, आखिरी बात आपकी खत्म होने वाली है, मैं जान रहा हूँ, जी, जी, लेकिन एक आखिरी चीज सुन लीजिए। अभी ये जो नॉर्ड स्ट्रीम एक 1200 किलोमीटर की एक पाइपलाइन थी जो रूस से जर्मनी लाने वाली थी। नॉर्ड स्ट्रीम 1 तो ला ही रही है, हाँ, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 बाल्टिक सी के नीचे से आने वाली थी। उसको इन लोगों ने जाके सैबोटाज कर दिया और उसको उड़ा दिया गया। अब यह था कि भाई कौन किसने किया। अब मालूम हुआ एक तिमोर हर्ष उनके यहाँ भी ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं। हाँ, उसने जाके इन्वेस्टिगेट कर दिया कि इसमें अमेरिका टोटली मुलव्विस है। तो साहब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि नहीं नहीं, वो नहीं, ये किसी एक ग्रुप है जो कि यूक्रेन के हक में है जिसने ये किया वगैरह। अब सेनेट में हियरिंग हुई है, आखिरी फकरा सुन लीजिए। सेनेट में जब हियरिंग हुई तो विक्टोरिया न्यूलैंड जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और इसके बारे में यूक्रेन के मामले में बहुत बड़ी हॉक समझी जाती हैं, बहुत ज्यादा, उन्होंने, विक्टोरिया न्यूलैंड ने एक बात कही उस सेनेट हियरिंग में। उस सेनेट हियरिंग में उन्होंने ये बात कही कि देखो, आप लोग सब और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी अब बहुत खुश है, हम लोग खुशियां मना रहे हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक मैंगल्ड मेटल है जो कि समंदर के नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है। यानी बताइए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को न सिर्फ तमगा आप ले रहे हैं बल्कि आप खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो साहब, दुनिया कहां से महवे हैरत हूं, आंख जो कुछ देखती है लब पे ला सकता नहीं। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। ये आखिरी जुमला आपका, जो शेर आपने कहा, वो बहुत ही अहम इसलिए है कि देखते जाएं क्या कुछ तब्दीली होगी। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको हर खबर से बाखबर रखा जाए, और खास तौर पर इंटरनेशनल खबर को जिस तरह से नकवी साहब बताते हैं और बैकग्राउंड के साथ और बहुत सी इंफॉर्मेशन के साथ, वो हमारे लिए बहुत ही अहम होती है। हमारे सभी देखने वाले काफी अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।